हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे खोट्ठा का सिलेबस, जिसमें गद्य पाठ में खोट्ठा निबंध है, जिसमें 12 आपके निबंध हैं। उनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे और हम इसे सरल भाषा और अपनी मातृभाषा हिंदी में ही समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक का परिचय। ठीक है, इस लेखक का नाम था डॉक्टर BN ओहदार, जो कि रांची विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। उनका पिता का नाम था माधव ओहदार और माता का नाम रूपा देवी। उनका घर था चेटर, रामगढ़ में। और उनके द्वारा पुस्तक कौन से अकादमी ने प्रकाशन किया था? तो जनजाति भाषा अकादमी, रांची, बिहार, झारखंड ने इसे प्रकाशित किया था। जन्म स्थल इनका चेटर गांव था और जन्म तिथि 2 सितंबर 1952 थी। ठीक है, इनकी किताब की पहली प्रकाशन 1990 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। और आपको जैसे पता है कि 2000 में झारखंड का अलग हो गया था बिहार से, तो दूसरा प्रकाशन आपका था 2017 में झारखंड सरकार। मगर उनकी एक किताब है BN ओहदार की ही, उसमें लिखा गया है कि उनका प्रकाशन 2016 में किया गया था। ठीक है, कुल निबंध की संख्या थी 12। पहला निबंध है सोपटाई चले है। दूसरा बखेड़ाव में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। तीसरा है बैचका बगरा काम कम। चौथा सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। पांचवा है एगो कुकुरेक आत्मकथा। छठा है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर रेस्तरनाय योगदान। ठीक है, फिर सातवां है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम। ठीक है, आठवां फूल कर परब सरहुल आर्त कर प्रासंगिकता। नौवां है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट। और 10वां है हामिन के संस्कृति आर्त कर ऊपरे संकट। और 11वां खोट्ठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी। ठीक है, और लास्ट है 12वां हमें खड़ा हो। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको समझेंगे। तो सबसे पहला निबंध है सोपटाई चले है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? सब कुछ चलता है। कैसा निबंध है ये? तो एक व्यंग्यात्मक निबंध है। और इसमें कौन सी अलंकार का उपयोग किया गया? तो अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, निबंध का सार देखते हैं कि इसमें कहा गया है इसके माध्यम से समाज में चल रहे अनीति, कुचक्र और अन्य विसंगतियों पर चुंगीला व्यंग किया गया। मतलब एक चुगली टाइप से व्यंग किया गया है, जो समाज में आपका जो कुरीति चल रहा है, भ्रष्ट नीति चल रहा है उसके द्वारा। और कैसे में इसमें लेखक ने बताया है कि झूठ सब कुछ चलता है। कहानी निबंध का आपका शीर्षक ही यही है कि सोपटाई चले, मतलब झूठ भी चलता है, सच भी चलता है। ठीक है, यहाँ सच झूठ दोनों चलता है, पर झूठ के अधिक चलता है। ठीक है, झूठ का ऑफिस भी चलता है। साथ ही निबंध में हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थों में भी लिंग विधान पर व्यंग किया गया है। इस निबंध में चलता शब्द की बहुत बार आवृत्ति की गई है। मतलब इसमें सीधा से आपका लेखक का यही कहना था कि सब कुछ चलता है, झूठ सच सब कुछ चलता है। आदमी अपने को आगे बढ़ने के लिए एक झूठ का भी सहारा ले सकता है और एक सच का भी सहारा ले सकता है। तो बेसिकली यह निबंध में यही कहा गया है। सेकेंड आपका आ जाइए निबंध बखेड़ाओं में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। मतलब झगड़ों में झगड़ा, लिंग का झगड़ा। मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आपका जो आपका किसी भी सामान को आपका कोई भी निर्जीव सामान को हम लोग कोई भी लिंग में कर देते हैं, तो उसी में आपका इसमें भेदभाव या फिर आप कह सकते हैं कि व्यंग किया गया है। तो यह भी एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध में हिंदी भाषा में निर्जीव तत्वों के लिंग बोध न की व्यवस्था पर चुटकी व्यंग किया गया है। संदेश यह है कि निर्जीव पदार्थ में प्राण नहीं होता है, अतः उसमें लिंग का प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, उसे नपुंसक लिंग में रखा जाना चाहिए, परंतु उन्हें भी जीवनधारियों की भांति स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांट दिया जाता है। मतलब लिंग में कहा गया है कि इसमें लेखक एक दूसरे इंसान से बात करते वक्त ही इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि नपुंसक, आप मान लीजिए कोई भी निर्जीव चीज़ है उसको तो नपुंसक लिंग में रखना चाहिए, मतलब कोई भी लिंग नहीं होता है, मगर उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में रख दिया जाता है। ठीक है, निबंध में क्षेत्रीय भाषाओं को लिंग विधान के मध्य नज़र ज़्यादा प्रगतिशील बताया गया है, क्योंकि प्राकृतिक लिंग छोड़कर कोई विंगधान नहीं है। कर्ता या कर्म के लिंग वाक्य को प्रभावित नहीं करते, जबकि हिंदी लिंग विधान में काफ़ी परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका एक लिंग के ऊपर चर्चा किया है। तीसरा आपका है बचका बगरा काम कम। मतलब बातें अधिक काम कम। तो इसमें
लेखक ने व्यंग किया है, इसमें भी व्यंग्यात्मक निबंध है। और इसमें कहा गया है कि तत्काल में भारत में जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि आपको कान आपका पक जाएगा और आप कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस कहानी का शीर्षक है। तो इसमें लेखक ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने ही कहा था कि काम अधिक बातें कम करना है, मगर इसका उल्टा हम लोग का देश में हो रहा था। तो इसी में एक लेखक ने एक चर्चा किया है कि मेरे गांव में एक दिहाड़ी मजदूर था, S.A. जयराम, ठीक है, जयरामन, जो कि लगातार 165 घंटे तक वो बोलते रह गया, मतलब 7 दिन 7 रात तक। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका शामिल हो गया। आपको पता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब एक सिंगल जो रिकॉर्ड होता है वही आता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि अगर हमारे देश में इस टाइप का अगर कोई ओलंपिक में कोई गेम आ गया, बोलने के वाला गेम आ गया, तो हम लोग का देश का हर एक नागरिक सबको एक गोल्ड मेडल लेगा, इसी में कहा गया है। ठीक है, मतलब एक हंसी का पात्र है कि हमारे देश में बहुत लोग सिर्फ बोलते हैं, काम कम करते हैं। तो फिर लास्ट में हमारे देश में सिर्फ पीटी उषा पर गोल्ड के लिए भरोसा किए हुए है। इस प्रकार हमारा देश कुछ करता है चाहे नहीं, पर बोलता जरूर है। मतलब कि हम लोग दूसरे पे ज़्यादा आशा करते हैं, मतलब हम लोग किसी पे आशा करते हैं कि वो गोल्ड लेके आएगा, या फिर किस लड़की जो पीटी उषा हमारी जो धावक है उन्होंने गोल्ड लाया था ओलंपिक में, तो उस पर आशा किया जा रहा है, मगर खुद पे कुछ नहीं है। ठीक है, चौथा, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, मतलब यह एक वैचारिक निबंध है। ठीक है, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, हमारा तो एकदम सेकुलर कंट्री है। ठीक है, सभी धर्मों का सारत्व एक ही है, मानव कल्याण। इसके बावजूद कभी कभी अलग अलग धर्मों के बीच श्रेष्ठता को लेकर टकराव होते रहता है। आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम में बहुत सारा राइट्स हो जाता है आपको जगह जगह पे, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर में ही देख लीजिए, वहाँ पे भी कश्मीरी पंडितों को लोग साथ कैसा हुआ था, तो वो एक हिंदू मुस्लिम का ही मैटर है। और अभी इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अभी लेटेस्ट में यही ज़्यादा आपका चल रहा है। ठीक है, और इसमें एक मूवी भी आई है द कश्मीर फाइल्स। यदि यह बात लोगों के दिमाग में उतार दिया जाए कि कोई भी धर्म ना ही श्रेष्ठ होता है ना कोई छोटा होता है, तब हमारे देश में ऐसा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी भी आपका धर्म के मामले में कभी लड़ाई नहीं होगा। बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि सभी धर्म के लोग समान होते हैं और किसी का भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो इसमें यही बताया गया है। ठीक है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। फिर एगो कुकुरे की आत्मकथा, मतलब एक कुत्ते की आत्मकथा। ठीक है, इसमें लेखक ने एक कुत्ते की आत्मकथा बताई है कि एक कुत्ता कैसे शुरुआत में जब आदमी लोग आदि मानव थे और जब वो बड़े हो रहे थे, मतलब वो सब सीख रहे थे, तब एक कुत्ता ही उन लोगों के साथ था और वो कुत्ता कैसे उनके साथ आया और वो कुत्ता शिकार में कैसे मदद करता था और वे लोग कैसे कुत्ते को अपने खाने का हिस्सा भी देते थे, मतलब इक्वल बांटते थे और कुत्ते का बहुत ही जीवन अच्छे से चल रहा था। मगर समय आते आते ही गाय को लोग ज़्यादा मानने लगे, कुत्ते को कम, और कुत्ते को आपका अपने घर से बाहर निकाल दिया गया और कुत्ते का ज़िंदगी फिर बहुत ही आपका कष्टमय बीतने लगा। इसमें यही कहा गया है। ठीक है, एक आत्मकथा से लिखी कहानी है। ठीक है, फिर छठा है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर और रेस्तराएं जो गद। ठीक है, मतलब शीर्षक का मतलब है समाज के निर्माण में प्रेमचंद साहित्य का योगदान क्या था, इसे देखते हैं। यह एक समीक्षात्मक निबंध है। ठीक है, आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में कि यह कैसा निबंध था, कहानी का नाम बोल देगा और आपको पूछेगा कि यह एक कैसा निबंध था, तो आपको बताना है कैसा था। ठीक है, तो ये एक समीक्षात्मक निबंध है। इस निबंध में प्रेमचंद साहित्य की कहानियाँ, उपन्यासों, लेख आदि का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि भारतीय समाज में यथार्थ चितेरा प्रेमचंद ने किस प्रकार भारतीय समाज के निर्माण में अपने साहित्य का माध्यम से योगदान दिया है। ठीक है, प्रेमचंद अपने 56 साल के जीवन, जो कि उनका जीवन काल था 1880 से 1936 के तक, ठीक है, के 30 सालों तक अपनी रचना संसार का सृजन करते रहे हैं। इस बीच उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ और लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे, है ना। 30 सालों के सृजन काल के दरमियान 3 पड़ाव, आदर्शवाद, यथोर्तमुख और आदर्शवाद और यथार्थवाद आते हैं। ठीक है, इनका 3 आपको स्टेप में बांट दिया गया था। ठीक है, अब 7वां है भाई बहन के पर्व के प्रतीक। ठीक है, पर्व करम। ठीक है, मतलब भाई बहन के प्यार का प्रतीक
पर्व होता है करम, उसके बारे में लेखक ने बताया है कि एक लड़की के जीवन में करम पर्व का क्या महत्व रखता है। वो अपने भाई के लिए बहुत ही प्यार से ये पर्व करती है और उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहती है। और जो लड़की मायके में रहती है उसको अपने भाई का हमेशा इंतज़ार रहता है कि वो मेरा भाई आएगा और मुझे यहाँ से लेके जाएगा मेरे आपका ससुराल से, और वहाँ वो घर जाके अपने मायके में अपने भाई के लिए यह करम पर्व करेगी। इसमें यही बताया गया है बेसिकली, ठीक है। और करम पर्व के साथ प्रकृति पूजा, युवतियों द्वारा पुत्र कामना, बीजों की अनुकरण और कृषि कर्म जैसी मान्यता भी जुड़ी है। किंतु इस निबंध में करम पर्व को भाई बहन के बीच शुभ प्यार का प्रतीक बताया गया है, ठीक है। और इसको एक रक्षाबंधन ये सबसे भी आपको रिलेट किया जाता है, भाई दूज, रक्षाबंधन ये सबसे, ठीक है। 8वां है फूलकर पर्व, सरहुल और प्रासंगिकता, ठीक है। यह एक सांस्कृतिक समीक्षात्मक निबंध है, ठीक है। सरहुल झारखंड का प्रतीक पर्व है। इस पर्व में आपका सखुए के पेड़, सखुआ का जो पेड़ होता है उसका पूजा किया जाता है और उसके फूल की पूजा की जाती है। इसको सरहुल को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, सरई प्लस फूल, ठीक है। और इसको अलग अलग जातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मुंडारी में बा कहा जाता है, संथाली में आपका बाहा कहा जाता है, और कुड़ुक जो कि उरांव होते हैं उनको खद्दी उन लोग कहते हैं, और खड़िया जाति के लोग इसे जाटकोर कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये नए साल के आगमन का पर्व भी है। जब पतझड़ होता है और उसके बाद वृक्षों में नए पल और पुष्प लगने लगते हैं, तब ये पर्व इसी खुशी में आपका मनाया जाता है। यह एक प्रकृति का पूजा है। आज पूरा विश्व पर्यावरण संकट से जूझ रहा है और इस संकट का एकमात्र समाधान है पेड़ पौधे का, वन को आदि को बचा के रखना। इसी की वजह से ये एक जागरूकता के लिए भी पर्व किया जाता है। सरहुल पूजा को 3 चरणों में किया जाता है। पहला होता है रूसा बांगदूरी, मतलब इसमें क्या होता है कि जो गांव के पाहन होते हैं वो एक दिन पहले सभी को न्योता दे देते हैं कि ये पूजा होने वाला है। तो एक तरह से ये प्री आपका हो गया, इन्विटेशन हो जाता है और उस दिन छुट्टी का दिन होता है एक दिन पहले। फिर सरना पूजा, जो कि सरना जो आपका पवित्र स्थल होता है जनजाति का, वहाँ वे पूजा करते हैं और वहीं पे वही लोग आपका सरहुल का पूजा करते हैं। और तीसरा होता है फूलखोसी, जिसमें पाहन घर घर जाके सूप में आपका जो सखुआ पेड़ का फूल होता है, सरई फूल का, उसको आपका घर घर में जाके गेट पे वो खोसते हैं और घर में जाके वहाँ पे नाश्ता वगैरह करते हैं, ठीक है। आपका नौवां है निबंध छोटा नागपुर के नैनीताल नेत्रहाट। यह एक वर्णनात्मक निबंध है, मतलब एक वर्णन किया गया है कि एक खूबसूरत जगह नेत्रहाट जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है। और वहाँ का नेत्रहाट का क्या फेमस इसमें बताया गया, सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है। सूर्यास्त की जगह को मैग्नोलिया पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कॉलेज का टूर रहता है जिसमें शिक्षक और बच्चे भी जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं और वे लोग सूर्योदय और सूर्यास्त का आपका मनोरम आपका वहाँ पे देख के बहुत ही आपका आनंदमय महसूस करते हैं। और वे लोग नेत्रहाट स्कूल का भी वहाँ पे दर्शन करते हैं, मतलब घूमते हैं नेत्रहाट स्कूल को भी वे लोग पूरे अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इसीलिए नेत्रहाट की तुलना नैनीताल नाम की जगह से किया गया था, ठीक है, हिल स्टेशन के नाम से, क्योंकि ये एक हिल में बसा हुआ है। पूरा नेत्रहाट जो जगह है वे पूरा हिल में बसा हुआ है, इसीलिए इसे नैनीताल भी कहा गया, ठीक है। फिर 10वां है हामिन के संस्कृति आर्ता कर ऊपर संकट। अब इसमें कहा गया है कि हमारी संस्कृति और उसके ऊपर क्या संकट है, ठीक है। तो यह एक वैचारिक निबंध है, मतलब इसमें विचार किया जा रहा है, लेखक के द्वारा चिंताजनक व्यंग किया जा रहा है कि हमारा जो संस्कृति है, झारखंड का जो संस्कृति है, उसमें बाहरी संस्कृति का मिलावट आ जा रहा है, जिसके वजह से हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है बाहरी संस्कृति के आने की वजह से। और इसी को बचाने के लिए और इसको देखने के लिए कि कैसे से बचाया जाए, इसमें एक व्यंग किया गया है, ठीक है। इसमें मतलब चिंता व्यक्त किया गया है। 11वां है खोट्ठा लेखन परंपरावादी या जनवादी, मतलब खोट्ठा लिखने का परंपरावादी है या जनवादी है, ठीक है। तो यह एक समीक्षात्मक वैचारिक निबंध है, ठीक है। यह लेख गरगा नदी के किनारे बोकारो खोट्ठा कमेटी द्वारा आयोजित वन भोज फुसालो यह साहित्य कोटि कार्यक्रम में पढ़ा गया है, ठीक है। यहाँ प्रश्न खड़ा किया गया है कि खोट्ठा में वर्तमान में किस तरह लिखा जा रहा है और किस तरह लिखा जाना चाहिए, पारंपरिक या जनवादी तरीके से, ठीक है। पारंपरिकवादी से अर्थ है सिर्फ मनोरंजन के लिए या प्रगतिशील विचारों की स्थापना के लिए, ठीक है। प्रस्तुत निबंध में वर्तमान लेखक की प्रवृत्ति की चर्चा के अतिरिक्त मनुष्य में हमारे लेखक की प्रवृत्ति क्या होगी, इस पर भी विचार किया गया है, ठीक है। सारांशतः इस लेख में जनवादी प्रवृत्ति की सिफारिश
की गई है और परंपरावादी प्रवृत्ति को त्यागने की बात कही गई है। और निबंध में यह भी कहा गया है कि अब तक खोट्ठा में बहुत कम लिखा गया है, साहित्य लेखन की आरंभिक अवस्था है, खेत भी नया है और हलवाहे भी नए हैं। मतलब खेत भी नया है, मतलब लेखक भी नए हैं और वो लिखने भी अभी नया नया शुरुआत की है। अभी कम से कम लिखे तो सही, फिर बाद में धीरे धीरे जनवाद की गोटी पियाई जाएगी। ठीक है, अब आखिरी है आपका 12वां, हमें खड़ा हो। मतलब शीर्षक का अर्थ है कि मैं खड़ा हूँ। मतलब इसमें एक इलेक्शन, यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है और इसमें एक लेखक के द्वारा कहा गया है कि एक व्यक्ति एक इलेक्शन में खड़ा है और उसे इसीलिए इसे कहा गया है कि हमें खड़ा हो। और कहा गया है कि आप अगर चोर हैं, डाकू हैं, तब तो आप बहुत ही अच्छा हैं राजनीति में उतरने के लिए, और आप जेल जा चुके हैं तो सोने पे और सुहागा है। मतलब आप डोंग बोल रहा हूँ मैं, दबंग हैं तो आप डॉन हैं तो आपके लिए तो और अच्छा है लोगों का वोट अर्जित करना और लोगों को डरा धमका के आपका वोट ले लेना, ज़बरदस्ती वोट बैंक आपका सबको बनाना, आपका घर घर जाके धमकी दे के, दारू पैसा दे के आपको वोट खरीदना। मतलब एक ऐसे एक राजनीतिक में आपका जो खड़ा होता है वो क्या क्या आपका सकारात्मक नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग करता है वोट जीतने के लिए, इसी में इसमें व्यंग्यात्मक किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा सारे 12 के 12 निबंध मैंने बहुत ही शॉर्ट और एक ही वीडियो में कंपाइल इसलिए किया है क्योंकि लोगों को अलग अलग जगह कहाँ पे वो जाएंगे, भटकेंगे एक एक निबंध के लिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे पॉइंट मैंने इसमें डाल दिया है जो कि क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, और मुझे आशा है कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक चैप्टर की, मतलब सारे चैप्टर का एक ही में ऑब्जेक्टिव भी आपको क्वेश्चन के रूप में दे सकता हूँ। और मैं, अगर आप ये पूरा वीडियो देखे हैं और आखिरी तक देखे हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मार देंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्वेश्चन भी डालना है तो आप कमेंट पे बोलिएगा तो मैं इसका MCQ भी डाल सकता हूँ। सो आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू।